बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, मेरी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 है ये, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज का आगाज कर चुके हैं। हम आज हम उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेक्निक आपको बताई हुई है उसको आपने फॉलो करना है। मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड ही यही होता है कि आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद आप उसके मुताबिक फिगर प्लॉट करें। फिगर प्लॉट करने के बाद जिस फोर्सेस का उसने जिक्र किया है वो फोर्सेस वहाँ पे ड्रॉ करें। उसके बाद फिर आप जो है ना ये मैकेनिक्स के जो लॉज हैं उनको आप अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चूंकि हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो लॉज वगैरह हैं वो क्या हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस हैं, मोमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। उस स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और साथ साथ फिगर को भी डिस्क्राइब करते जाते हैं। अ रॉड 4 feet लॉन्ग रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर। एक रॉड है जी हमारे पास, ये इस रॉड का नाम है EF। तो लेट EF इज इक्वल टू 4 feet बी दी रॉड। इसका एक सिरा जो है ये रफ फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, ये फ्लोर है हमारा, ठीक है। इसका एक सिरा रफ फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो E पॉइंट के ऊपर इस रॉड का रिएक्शन जो है ये फिर किस तरफ आ जाएगा, इधर नॉर्मल। और चूंकि ये रफ है तो इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन जरूर होगी। जब ये रॉड स्लिप होके ऐसे लगी हुई है, स्लिप होके इस तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये फ्रिक्शन आ गई उसकी म्यू आर। अ रॉड 4 feet लॉन्ग रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर अगेंस्ट द स्मूथ एज ऑफ ए टेबल। अब ये देखिए ये रॉड जो है ना ये ऐसे करके लगाई गई है, उसका एक सिरा जो है ये स्मूथ टेबल के साथ कनेक्टेड है, यानी ये वाला एज स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब है यहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने फर्ज कर लिया कि S क्या है, S इज द रिएक्शन ऑफ द टेबल, एज ऑफ द टेबल, राइट। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। इफ द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग when inclined at an angle of 60 डिग्री। चलें, ये एंगल भी दे दिया गया हमें कि रॉड जो है ये इंक्लाइन कर रही है एट एन एंगल 60 डिग्री when it is just at the point of slipping। तो फिर कहता है बताएं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, यानी म्यू की वैल्यू जो है वो हमने इस केस के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो फिगर को हमने डिफाइन किया, लेट EF बी दी 4 feet बी दी रॉड, और हमने फर्ज कर लिया कि W बी द वेट ऑफ द रॉड। अब देखेंगे इसकी लंबाई जो है ये 4 feet है, तो वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यहां पे करके अमल करेगा। ये वेट इसका W है, नीचे की तरफ अमल कर रहा है। लेट W बी द वेट ऑफ द रॉड एक्टिंग एट द पॉइंट G। पॉइंट G क्या है, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। When the rod is just at the point of slipping, there will be limiting friction at the end A। हम सपोज कर लेते हैं कि let R and S be the normal reactions। ये फर्श टेढ़ा हो गया था, सीधा कर दिया मैंने। Let R and S be the normal reaction। Let R and S be the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन किस किस का नॉर्मल रिएक्शन है ये, ऑफ फ्लोर एंड स्मूथ एज ऑफ अ टेबल। एक और बात हमें बताई गई है कि टेबल की हाइट जो है वो कितनी है, 3 feet। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, 3 feet के बराबर होगी। बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर रिजॉल्विंग फोर्सेस, बिकॉज
the system is in equilibrium. System is in equilibrium. Therefore, resolving forces along and perpendicular to the floor. अच्छा, अब यहां पे मैंने ये क्यों नहीं कहा दाएं तरफ वाली फोर्सेस बराबर होंगी, बाएं तरफ वाली फोर्सेस, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर होंगी नीचे वाली फोर्सेस? इसलिए कि देखें कुछ फोर्सेस दाएं तरफ अमल कर रही हैं, ठीक है, ये दाएं तरफ, ये आर ऊपर, ये नीचे, लेकिन ये ना दाएं तरफ मूव कर रही है ना बाएं तरफ मूव कर रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर तो या तो ये है कि इसके रिजॉल्व पार्ट्स लिए जाएं, रिजॉल्व पार्ट्स लेके अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई फोर्स आपको नजर आ जाए, जिसको ना राइट साइड पे नजर आ रही हो, ना वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही हो, ना वो ऊपर की तरफ नजर आ रही हो, ना वो नीचे की तरफ नजर आ रही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं जिस तरह के हम पहले करते आए हैं। अब ये देखें, जो फोर्सेस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो म्यू आर जो है ये फर्श के साथ, फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। तो ये आ गया म्यू आर कॉस ऑफ 0। अब आर कितना एंगल बनाता है, 90, तो आर कॉस ऑफ 90, आर कॉस ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद ये वेट है, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो है सीधा जो है ये इसको जब ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये फर्श के साथ एंगल बनाएगा 270, W कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस S देखें कितना एंगल बनाता है, ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये 60 है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो 90 प्लस 60 टोटल कितना हो गया, 150। तो S जो है वो फर्श के साथ कितना एंगल बनाएगा, फ्लोर के साथ 150, S कॉस ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्यों लिखा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए इसके रिजॉल्व पार्ट अलोंग द फ्लोर एंड रिजॉल्व पार्ट अलोंग द परपेंडिकुलर 0 के इक्वल होंगे। अब इसके परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे हम, जहां जहां पे हमें कॉस नजर आ रहा है वहां पे हम साइन पुट कर देंगे, R साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस S कॉस साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब cos 0 तो होता है 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे तो आ गया 1, तो ये आ गया म्यू आर cos 90 खत्म, फिनिश, खलास, क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है। 270 भी, ये भी खत्म, ये भी 0, ये भी 0। और cos 150 की कीमत कितनी होती है, 150 90 प्लस 60, तो x एक्सिस के साथ बना 30, cos 30 की कीमत √3/2, दूसरा क्वाड्रेंट, तो माइनस √3/2 s इज इक्वल टू 0। इसका नाम सपोज कर लिया नंबर 1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos 0 खत्म, फिनिश, खलास। ये आ गया आपके पास R 270 माइनस के बराबर होगा, माइनस 270 इज इक्वल टू -1 साइन 270, तो माइनस W आ गया। साइन 150 की कीमत, अच्छा अगर ये आपको ये वैल्यू चेक करनी ना है cos 150 की, तो आप कैलकुलेटर पे देखें cos 150 किसके बराबर आता है, यू विल सी दैट योर आंसर इज -0.866। अगर 0.866 आ जाए तो √3/2 लगा देना है, अगर 0.5 आए तो 1/2 लगा देना है, ठीक है। ये एक स्पेशल मेथड है चेक करने का, डायरेक्ट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अगर आपने इंटर में ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से की हुई है तो ये आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हैं वो आपको वॉच करने पड़ेंगे। ये आ गया जी -W, उसके बाद फिर ये साइन 150 दूसरा क्वाड्रेंट है, तो साइन 150 की कीमत होगी 1/2, S इज इक्वल टू 0। इसका नाम मैंने सपोज कर लिया दिस इज नंबर 2। अब यहां से हम R को एलिमिनेट करेंगे या
एस को एलिमिनेट करेंगे, यही मेथड चला आ रहा है हमारा शुरू से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आर को एलिमिनेट कर लेते हैं, फ्रॉम टू आर इज इक्वल टू, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, फ्रॉम टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस बाई टू। ये आर की कीमत उठाकर 1 में पुट कर दें, पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू आर की जगह पे आ गया डब्ल्यू माइनस एस बाई टू माइनस अंडर रूट 3/2 एस इज इक्वल टू 0। ये आ गया म्यू डब्ल्यू अंडर रूट 3/2 एस नहीं निकाला मैंने साथ, is equal to 0. This is further equal to mu w minus mu s divided by 2 minus under root 3/2 s is equal to 0. अब s वाली रकमों को एक तरफ कर लेते हैं, mu w is equal to mu s by 2 plus अंडर रूट 3/2 s, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से s/2 कॉमन निकालते हैं, s/2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया म्यू प्लस अंडर रूट 3 म्यू w। अब यहां से s की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, ये आ गया 2 म्यू w, इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, म्यू प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एस। तो हमारे पास s की वैल्यू निकल आई, s इज इक्वल टू 2 म्यू w ओवर म्यू प्लस अंडर रूट 3। अब इससे अगला काम क्या होता है, उसमें हमने मोमेंट लेना है, मोमेंट लेंगे किसी सूटेबल पॉइंट पर। अब ये देखें, चूंकि ये हमारे पास s की वैल्यू है और यहां पे हमने r को खत्म कर दिया है जब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में साइमल्टेनियसली हल किया, तो इसलिए अब मैं मोमेंट पॉइंट E पर लूंगा क्योंकि E में से r पास कर रहा है और म्यू r, ताकि ये मोमेंट लेने से ये एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट E, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ई पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो गए ना, तो जीरो हो गए हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जीरो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास बचती हैं दो फोर्सेस, एक फोर्स बचती है ये W वाली और एक बचती है S वाली, ठीक है। अब ये देखें ये S है, ये घूम के इधर आएगा जब ऐसे करके तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस s इंटू ये फोर्स आ गई। अब इसका इस पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं ना, तो ये देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, ये देखें ना ये 90 डिग्री का एंगल, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है EB, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस EB आ गया। उसके बाद ये फोर्स है W, ये अब घूम के जब E की तरफ आएगी तो आपको पता है W हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसका जो है मोमेंट, ये घूम के जब ऐसे E की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज होगा तो मोमेंट नेगेटिव होगा, यहां पे आ गया नेगेटिव। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है, ये फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 का एंगल है, ये 60 का, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बेस बन रही है, बेस। अगर बेस हो तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, टोटल EF जो है ये 4 के बराबर है, तो E से लेकर G तक ये किसके बराबर होगी, फिर इसका हाफ 2 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी आ गई, 2, W इंटू 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। फिर देखें मोमेंट लेने का तरीका, ये फोर्स पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना ये तो आपका या तो बेस हुआ करेगा या परपेंडिकुलर हुआ करेगा। अगर बेस होगा
तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ कॉस लगाया करेंगे, अगर परपेंडिकुलर होगा तो साइन लगाएंगे। तो चूंकि यहां पे ये बेस बन रही है तो इसलिए कॉस आएगा, और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू एस इंटू ई बी इज इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2w कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की कीमत किसके बराबर होती है भाई? 2w कॉस 61/2 के बराबर होता है। तो ये आ गया w s इंटू ई बी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ई बी को कैलकुलेट करना है। इसका नाम रख देते हैं नंबर, पुट इन 1 रखा हुआ है हमने, पुट इन 1, ये स्मॉल 1 है, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3, और ये आ गई नंबर 4। अब ई बी कैलकुलेट करने के लिए ई बी यहां पे आ रहा है, देखिए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख लेता हूं, इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं डी। बी डी is equal to 3 feet is the height of table, right from right angle triangle EDB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में से अब ये देखें, ये 60 डिग्री का है, ये 90, ये बेस, और ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनता है आपका ई से लेकर बी तक। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइन ऑफ 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की बी डी जो है वो तो हमारा 3 के बराबर है, ओवर ई बी इज इक्वल टू साइन 60 बराबर आ गया √3/2 के बराबर। तो ई बी किसके बराबर आ गया? ये 2 × 3 ओवर √3 इज इक्वल टू ई बी। तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √3। ई बी किसके बराबर आ गया? ई बी बराबर आ गया 2 √3। पुट इन 4, पुट इन 4 में पुट किया तो ये आ गया s इंटू ई बी की जगह पे आ गया 2 √3 इज इक्वल टू w। तो यहां से s की वैल्यू किसके बराबर आ गई? s इज इक्वल टू w ओवर 2 √3। अब इसका नाम रखते हैं नंबर 5। अब ये जो s की वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं। फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम 3 and 5, 3 और 5 में से देखें, ये भी s के बराबर है, ये भी s के बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो फिर w ओवर 2 √3 विल बी इक्वल टू 2 mu w ओवर म्यू प्लस √3। अब यहां से ये देखें, ये w के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर 2 √3 इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर म्यू प्लस √3। अब म्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू वाली रकम एक तरफ और बाकी रकम एक तरफ कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ गया म्यू प्लस √3 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 2 4 4 √3, साथ आ गया म्यू,
अब म्यू को आप एक तरफ कर लें, √3 इज इक्वल टू 4√3 म्यू माइनस म्यू। यहां से मैंने म्यू कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4√3 माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? दैट इज इक्वल टू √3 ओवर 4√3 माइनस 1। आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.292। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? अब देखें, म्यू एक्चुअली बराबर होता है म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर। ये ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स के यूनिट ऊपर, फोर्स के यूनिट नीचे, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कोई भी यूनिट नहीं होंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे कि दैट इज इक्वल टू 0.292। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी फिगर थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्ट है, इसलिए वो मैंने ये पहले ही सारी जो है ना ये यहाँ पे बना ली है। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आइए पहले जो है ना ये स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, सर्कल होता है ना ये, ऐसे ये सर्कल है, ठीक है, तो उसका हाफ कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? सेमी सर्कल, ठीक है। तो एक वायर है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, सेमी सर्कुलर वायर है। हैंग्स ऑन ए रफ पैग, उसको एक रफ पैग के ऊपर लटका दिया गया है। फर्ज कर लिया है कि सी जो है ये पैग है। द लाइन जॉइनिंग इट्स एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज कहते हैं ये जो सिरे हैं इसका, ये सिरा और ये सिरा जो तार का है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता है? 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ इट इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, अब जब आपने इसके ऊपर लटका दिया रॉड को, अगर ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अब जाहिर है जब ये सी पैग है, यहाँ पे हम रॉड को लटकाएंगे तो ये स्लिप होकर नीचे की तरफ जाएगी, तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, म्यू आर, राइट। और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद फिर ये आर और म्यू आर का जो रिजल्टेंट है उसको हम कहते हैं आर बार, क्योंकि आर बार आपको डेफिनेशन याद होगी। आर बार के हमने दो कंपोनेंट लिए थे, एक लिया था आर और एक लिया था म्यू आर, ठीक है। और जो म्यू आर था वो अलोंग द टेंजेंट था, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया था, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर। उसके बाद फिर जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया था, तो ये देखिए ज़रा, ये आर था हमारा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर और ये रिजल्टेंट आर बार। तो उस वक्त उनके दरमियान जो एंगल बना था, जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया था, तो वो आर और आर बार का दरमियानी एंगल बना था लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर लिहाजा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसका सेंटर आ जाएगा, और आपने कोशिश करनी है कि ये जो आर है ना, ये आर इसमें से पास करे, ऐसे करके, ये ऐसे करके ये इसमें से पास करे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम आप रख लेंगे ओ। उसके बाद फिर ये आर बार ऊपर की तरफ है, इसको जो है ना वेट बैलेंस करेगा, क्योंकि दो ही एक्चुअली फोर्सेस इसके बॉडी के ऊपर अमल कर रही हैं। एक तो होगा आर बार और एक इसका वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और ये आर बार और आर ये इसको बैलेंस कर देंगे और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर आर बार को हमने ख़त्म किया, उसकी जगह पे आर और म्यू आर ये दो फोर्सेस आ गई। तो ये है फिगर बनाने का जो है ये तरीका, ठीक है। अब मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें, ये सेमी सर्कुलर वायर थी, उसके सिरों को जोड़ा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री बना रही है। इस वायर को मैंने यहाँ पे C इज द पोजीशन ऑफ द पैग, यहाँ पे मैंने इसको लटका दिया। ये जब जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगी, म्यू आर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है आर बार, ये ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ अमल करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, जिसकी वजह से
सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अब आर और आर बार का दरमियानी एंगल होता है लैम्डा। अब हमने ये एक मसला पढ़ा हुआ है, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो खतूते मुस्तकीम एक दूसरे को कता करें तो रासी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा फिर? ये देखिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये लैम्डा है तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली आपने जो जहन में टारगेट रखना है वो ये है कि आपने इन दो एंगल निकालने हैं, एक ये वाला एंगल निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल निकाल के आपने इसके ऊपर फिर अप्लाई कर देना है साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब ये एंगल निकालने के लिए जरा देखिए मुझे क्या करना पड़ता है। देखिए ये रॉड जो है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90, तो ये किसके बराबर होगा? ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा। अब एक लाइन इसको कट कर रही है, ये इसको, अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा। अब ये जो है ये यहां से ये सीधा परपेंडिकुलर है, ये 90 का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और ये 45, तो ये भी फिर किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। अब जो पूरी जो लाइन है ये यहां से लेकर यहां तक, इस पूरी लाइन का एंगल 180 होता है ना, तो ये 45 है, तो इधर ये पीछे ये वाला एंगल कितना रह जाएगा? ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल, टोटल यहां से लेकर यहां तक 180 और ये 45, इधर आ जाएगा 135 डिग्री। तो यही जो है ये एंगल आपने निकालने हैं, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। और ये जब एंगल निकल आए तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि एंगल OCG ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू लैम्डा। और ये वाला जो एंगल है OGC, ये आपने कितना निकाला? 135 डिग्री निकाला। OGC इज इक्वल टू 135 डिग्री। उसके बाद फिर ये जो OG का फार्मूला होता है, OG का फार्मूला, ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है। ये फार्मूला जो है OG जो है ये फार्मूला है, ये आप यू हैव टू रिमेंबर इट, फार्मूला। ओके। अच्छा, ये फार्मूला क्या है? 2 इंटू रेडियस, अगर ये सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस मैं A ले लेता हूं तो 2A ओवर पाई, जो भी रेडियस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ओवर पाई, ये बराबर होता है O से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो लेंथ है, ये उस लेंथ का फार्मूला है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अब ये देखिए, अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, अप्लाई साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑन ट्रायंगल OGC। OGC जो मेरे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं? साइन लॉ अप्लाई करने वाला हूं। अब ये देखिए, ये मेरे पास साइन लॉ क्या होता है, ये देखिए पहले साइन लॉ, अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है ABC अगर ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। ए के जो सामने वाली लेंथ होती है उसको ए कहते हैं, बी के सामने वाली लेंथ को बी, सी के सामने वाली लेंथ को सी कहते हैं। अब साइन लॉ क्या कहता है कि ये देखिए, ये ए है ना, ये वाली लेंथ, ए लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ ए है, ये सामने वाले साइन के साथ प्रोपोर्शनल होगी। ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। बी जो है, बी से मुराद क्या है? बी से मुराद AC या बी एक ही बात है, ये सामने वाली लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ बीटा, एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू, सी के सामने वाला एंगल क्या है? गैमा, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गैमा के। अब मैं देखें यहां पे साइन लॉ अप्लाई करने लगा हूं, यहां पे ये है OG, ये लेंथ आ गई, ठीक है, OG, इसके सामने वाला एंगल क्या है? लैम्डा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ लैम्डा के। और O से लेकर C तक जो है, O से लेकर C तक लेंथ, ये किसके, इसके सामने वाला एंगल क्या है? 135, तो ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ 135 के। इन्हीं दो से हमारा काम चल जाएगा,
ठीक है। तीसरी लेंथ जो है, जो कि हमारी सी जी है, उस लेंथ की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं दो के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फार्मूला आ जाएगा। अब ओ सी किसके बराबर है? ओ सी जो है वो तो रेडियस है। लेट आर इज दी, लेट ए इज द रेडियस, is the radius of semi circular wire। तो फिर OC जो है, OC किसके बराबर होगा? रेडियस है, बट OC इज इक्वल टू A के बराबर होगा। OC इज इक्वल टू A। तो इसकी जगह पे आ गया जी, OG की जगह पे आ गया 2A ओवर पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, OC की जगह पे आ गया A ओवर साइन 135 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होगा। अब ये देखें, इसको लिखा जा सकता है 2A पाई को कौन तकसीम कर रहा है? साइन लैम्डा तकसीम कर रहा है। तो जब साइन खत्म करेंगे ये डिवीजन का, तो 2 ओवर पाई, तो ये साइन लैम्डा डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसको फिर लिखा जा सकता है 2A ओवर पाई इंटू साइन ऑफ लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखें A को डिवाइड कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है कौन? 1 ओवर 2। ठीक है, तो फिर जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो अंडर रूट 2 ओवर 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2A ओवर 1 के बराबर आ गया। अब A यहां से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया यहां पे 2 ओवर पाई साइन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब यहां से हम साइन लैम्डा की जो है वो वैल्यू वो निकालने की कोशिश करते हैं। साइन लैम्डा विल बी इक्वल टू साइन लैम्डा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, ये आ गया 2 ओवर अंडर रूट 2 पाई, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा पाई। रिमेंबर कि 2 जो है उसको हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ओवर अंडर रूट 2 पाई, तो एक इससे कैंसिल होगा, तो ये फिर अंडर रूट 2 ओवर पाई के बराबर आ जाएगा। ये है हमारा साइन ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बराबर होता है म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा के बराबर। तो क्यों ना मैं यहां से टेंजेंट लैम्डा निकाल लूं। टेंजेंट लैम्डा निकाल के तो मैं टेंजेंट लैम्डा निकाल के तो मैं यानी म्यू निकालने के बजाय मैं टेंजेंट लैम्डा निकाल लेता हूं। तो ये देखें जरा, म्यू किसके बराबर होता है? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा। अब टेंजेंट लैम्डा को लिखा जा सकता है साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा। अब मेरे पास साइन लैम्डा की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, साइन लैम्डा की वैल्यू अवेलेबल है, तो फिर कॉस लैम्डा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा जो है ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर लैम्डा। अब साइन लैम्डा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2 ओवर पाई, अंडर रूट 2 ओवर पाई डिवाइडेड बाई, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 ओवर पाई स्क्वायर आ जाएगा। या मेरा ख्याल है कि पहले आप ना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जरा स्क्वायर सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, इसको जरा सिंप्लीफाई करें जी। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर पाई ऊपर आ गया, और इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये बन गया पाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर।
अब ये पाई स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर तशरीफ लेके आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट पाई ओवर पाई स्क्वायर माइनस 2 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसल, अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर माइनस 2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.504। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है। जब आपने यहां तक निकाल लिया, ठीक है, ये आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड, यहां तक साइन लैम्डा आपने कैलकुलेट कर लिया, अंडर रूट 2 ओवर पाई के बराबर होता है। इसकी फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो ये लैम्डा साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर 2 होगा और हाइपोटेन्यूज पाई के बराबर होगा। तो अब पैथागोरस थ्योरम के जरिए ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2, पाई स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि ये होता है ना ए बी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने निकालना है बेस, तो बेस का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। तो उसके तहत ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस लैम्डा के बराबर। अब फिगर में से आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर टेंजेंट लैम्डा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस अंडर रूट 2 ओवर पाई स्क्वायर माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.504 आ जाएगा। अब दोनों तरीके देख लें। अगर आप म्यूज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा को लेके चलते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जरा लंबी हो जाती है, और अगर आप ये फिगर बना के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये इसका शॉर्टकट है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।